जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3686 से 3690। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। मार्शल गॉड स्पेस अध्याय 3686। हर कोई देख सकता था कि दानव आदरणीय लुओहू का आगमन मध्य स्वर्गीय मास्टर, जो एक उपद्रवी था, को छोड़ने के लिए मजबूर करना था। ये जीवेन से अकेले निपटना आसान नहीं था। यदि मिश्रण में एक मध्य स्वर्गीय मास्टर और स्वर्ग तावीज अमर को जोड़ा गया तो संयोजन बहुत खतरनाक होगा। उनमें से सबसे खतरनाक स्वाभाविक रूप से मध्य स्वर्गीय मास्टर था, जो सामान्य पीक हेवनली मास्टर्स की तुलना में अधिक भयानक था। हालांकि शेष स्वर्ग तावीज अमर भी बहुत शक्तिशाली था, दानव आदरणीय लुओहू की राय में वह अब समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता था। यह विशाल योजना अंततः ये जीवेन को मारने के लिए आयोजित की गई थी। शायद खुद दानव आदरणीय लुओहू को भी उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी आसानी से हो जाएगा। ये जीवेन की ताकत के साथ अगर उसने भागने का मन बना लिया तो शायद कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। हालांकि ये जीवेन भाग नहीं पाए। इसके बजाय उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और उन पीक हेवनली मास्टर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुछ लोगों ने ये भी अनुमान लगाया कि ये जीवेन के पास जवाबी हमला करने के लिए कुछ तुरुप के पत्ते या कुछ साधन भी होने चाहिए। हालांकि कई लोगों की नजर में वह महत्वपूर्ण नहीं था। इस बार ये सिर्फ एक या दो पीक हेवनली मास्टर्स नहीं थे जो ये जीवेन को मारने वाले थे। पूर्ण शक्ति के सामने सभी योजनाएं और चालें निरर्थक थी। हाँ, ये वास्तव में सुनियोजित और दोषरहित है। यहाँ तक कि दानव आदरणीय लुओहू भी प्रकट हुए। ये जीवेन ने हंसते हुए कहा, जाहिर है इन लोगों ने उसे मारने के लिए एक विशाल लाइनअप तैयार किया था। दानव आदरणीय लुओहू के चले जाने के बाद स्वर्ग तावीज अमर का गुस्सा आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। उस लड़ाई में उनके तावीज दाओ एरा को करारी हार का सामना करना पड़ा। दानव दाओ युग की सेना का नेतृत्व दानव आदरणीय लुओहू ने किया था और वह तावीज दाओ युग की कमांडर थी। उस लड़ाई में वे पूरी तरह से हार गए थे और उनका कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि तावीज दाओ युग की ताकत मूल रूप से दानव दाओ युग से कम थी, लेकिन यह इस तथ्य को छिपा नहीं सका कि वह हार गई थी। तावीज दाओ युग के बीच लड़ाई में और दानव दाओ युग, वे पूरी तरह से हार गए थे और उसे और दानव आदरणीय लुओहू को भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसके पास सर्वोच्च पैतृक प्रतीक था, जबकि दानव एक साथ लुओहू के पास स्वर्ग को विभाजित करने वाली राक्षसी कुल्हाड़ी थी। वह लड़ाई रोंगटे खड़े कर देने वाली कही जा सकती है। यह उसके जीवन की अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई थी। वह शुरू से अंत तक पूरी तरह से दबा दी गई थी। उसे दानव आदरणीय लुओहू द्वारा दबाया गया था और वह केवल तावीज दाओ युग को नष्ट होते हुए देख सकती थी। वह कुछ नहीं कर सकती थी। उस लड़ाई के बाद वह महान पथ की उत्पत्ति से बाहर निकली और भाग निकली। हालांकि उस लड़ाई की छाया उसके दिल से कभी नहीं मिटी। ये जीवेन ने हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल को देखा और कहा, मैं तुम्हें भविष्य में उसे मारने दूंगा। वह देख सकता था कि लुओहू दानव आदरणीय एक मानसिक बाधा बन गया था, स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय का हृदय। यदि वह लुओहू दानव आदरणीय को नहीं मार सकी तो यह मानसिक बाधा उसके पूरे जीवन के लिए उसके दिल में छाया बन जाएगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि जब नुकसान थे तो स्वाभाविक रूप से लाभ भी थे। यदि वह आंतरिक दानव से छुटकारा पा सकती है तो उसकी खेती में भी कई गुना सुधार होगा। जब सभी दिव्य आदरणीयों ने ये जीवेन के शब्दों को सुना तो उन्हें तुरंत भ्रम की भावना महसूस हुई। ये जीवेन ने दानव आदरणीय लुओहू को कौन समझा था? उसने उसे ऐसे ही मार डाला। हाँ, स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय ने सिर हिलाया। यदि यह अतीत में होता तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करती। दानव आदरणीय लुओहू भी कई प्राचीन युगों में एक शिखर विशेषज्ञ थे। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसकी बराबरी कर सके। उसे मारना तो दूर की बात है, ये लगभग असंभव था। हालांकि ये जीवेन की तीव्र वृद्धि ने उसे बहुत आत्मविश्वास दिया।
ये जीवन के लिए अभी संभव नहीं हो सकता है, लेकिन भविष्य में यह संभव है। यही मूल कारण भी था कि उसने ये जीवन के पास आने और उसका समर्थन करने का फैसला किया था। उसने और ये जीवन ने कुल मिलाकर केवल कुछ ही बार सहयोग किया था। उनका रिश्ता जीवन और मृत्यु को साझा करने का नहीं था। हालांकि वह इस तथ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि ये जीवन बदला लेने में उसकी मदद करने में सक्षम हो सकती है। यही उसकी एकमात्र आशा थी। ये जीवन को मरते हुए देखना और उदासीन बने रहना उसके लिए असंभव था। नफरत पहले से ही उसके दिल के हर इंच में व्याप्त हो चुकी थी। हालांकि वह जानती थी कि यह अच्छा नहीं है, उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। कुछ मानसिक बाधाएं उसके नियंत्रण में नहीं थी। उसके लिए इस मानसिक बाधा से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका था। हा हा हा, कितना बड़ा स्वर है। स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय, क्या आप वास्तव में मानते हैं कि वह आपसे बदला लेने में मदद करने की क्षमता रखता है? शून्य से एक ऊंची और अहंकारपूर्ण आवाज आई। स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय, आप भी एक शीर्ष शक्ति हैं जिन्होंने कई युगों को चौंका दिया है। अब जब आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं और इस तरह समाप्त हो गए हैं, तो मैं वास्तव में निराश हूँ। या ऐसा है कि एक महिला के रूप में आपके पास केवल यही है, बहुत सहनशीलता। जो व्यक्ति आया था उसकी आवाज बिल्कुल राजसी और आत्मविश्वास से पूर्ण थी। स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय ने अपने होंठ भींच लिए और एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस शून्य की ओर देखा और कहा, वह यहाँ है। ये जीवन की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। लड़ाई सचमुच शुरू होने वाली थी। मध्य स्वर्गीय आदरणीय को लुभाने के बाद वे निश्चित रूप से पहले हमला करेंगे। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि दानव आदरणीय लुओहू मध्य स्वर्गीय आदरणीय को कब तक रोके रख सकता है। वे दोनों शीर्ष विशेषज्ञ थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दानव आदरणीय लुओहू मध्य स्वर्गीय आदरणीय को रोक सकता था। यह अपने आप में अनुचित था। दुनिया उथल पुथल कर रही थी। अनगिनत कानून उबलने लगे। इस शख्स के सामने आते ही दुनिया तुरंत उबल पड़ी। आपने अकेले आने की हिम्मत की। क्या दानव आदरणीय स्कारलेट सरपेंट और अन्य लोगों ने आपको नहीं बताया कि मैंने एक पीक हेवनली आदरणीय का वध कर दिया है? ये जीवन की अभिव्यक्ति ठंडी थी। हालांकि उनके शब्दों ने सभी स्वर्गीय आदरणीयों को अत्यधिक भयभीत महसूस कराया। ये बहुत डरावना था। एक शिखर स्वर्गीय आदरणीय। कुछ कमजोर प्राचीन युगों में एकाधिक शिखर स्वर्गीय आदरणीय भी नहीं हो सकते हैं। हालांकि ये जीवन द्वारा उसका वध कर दिया गया था। ऐसी युद्ध शक्ति वास्तव में अत्याचारी और भयानक थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने यहाँ विश्व के नायकों से लड़ने का साहस किया। वास्तव में उसके पास अपनी ताकत और गौरव था। क्या उसने एक शिखर स्वर्गीय आदरणीय का वध किया? ये बहुत भयानक है। क्या यह एक मार्शल आदरणीय की सच्ची युद्ध शक्ति है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतना आत्मविश्वास है। वास्तव में हम इसके बारे में जानते हैं। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि आपने सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का इस्तेमाल किया था। क्या आपको लगता है कि आप इस बार अपनी जान बचाकर बच सकते हैं? आकृति ने ये जीवन की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह और भी अधिक ठंडा हो गया। पिछली बार हम चारों ने आपके वापस न लौटने का रास्ता बंद कर दिया था। इस बार आप मर चुके हैं। ये जीवन का प्रदर्शन निस्संदेह अद्भुत था। हालांकि ये भी स्पष्ट था कि कई पीक हेवनली वेनेरेबल्स का सामना करते समय वह जो ताकत प्रदर्शित कर सकता था वह बहुत सीमित थी। यह उतना दबंग नहीं था जितना कि जब वह अकेला था। हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल, यदि आप अभी जाते हैं तो हम आपको जाने दे सकते हैं। डॉन, इसमें शामिल मत होइए। उस आकृति ने स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय की ओर देखा और कहा। उसकी शक्ल सूरत अस्पष्ट थी, लेकिन उससे बहुत डर था। क्या होगा अगर मैं इसमें शामिल होने पर जोर दूं? हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल ने उदासीनता से कहा। आकृति ने दबंगई से कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम में ऐसा करने की क्षमता है। स्वर्ग तावीज अमर अविचल था। उसने पहले से ही ये जीवन की रक्षा करने के लिए अपना दिल मजबूत कर लिया था। शून्य की परतों को भेदा और दबंग आकृति को देखा।
वह घुंघराले दाढ़ी से भरे चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का मजबूत आदमी था। वह लोहे के कपड़े पहनता था और हाथ में भाला रखता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया की हर चीज को दबा सकता है। युग में हर चीज को उसकी व्यवस्था का पालन करना पड़ता था। शक्तिशाली, भयानक, छाया, दुष्ट, आदरणीय से भी अधिक भयानक, जिसे ये ज़िवेन ने मारा था। हालांकि छाया, दुष्ट, आदरणीय भी शक्तिशाली था, उसकी लड़ाई शैली को ये ज़िवेन द्वारा नियंत्रित किया गया था, इसलिए उससे निपटना मुश्किल नहीं था। घुंघराले दाढ़ी से भरे चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का मजबूत आदमी स्पष्ट रूप से एक सर्वोच्च शारीरिक कृषक था। ये ज़िवेन देख सकता था कि मध्यम आयु वर्ग के मजबूत आदमी की क्यूई और खून बढ़ रहा था। यह मार्शल युग से शारीरिक साधना का बिल्कुल अलग मार्ग था। यह एक बहुत ही अजीब लेकिन भयानक साधना पद्धति थी। जोकर, हा, किसी ने कभी भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। मध्यम आयु वर्ग का मजबूत आदमी दिल से हंसा। उसकी हंसी बेहद ठंडी थी। यार, सावधान रहना। स्वर्ग तावीज़म ने ये ज़िवेन की ओर देखा। अंत में उसने उसके साथ मिलकर हमला करने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि वह जानती थी कि यह व्यक्ति सिर्फ एक मोहरा था। अगर वह हमला करना भी चाहती तो अभी नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति फिजिक कल्टीवेटर एरा सुप्रीम फिजिक है। वह आने वाले व्यक्ति की पहचान पहले ही कर चुकी थी। जाहिर है वह इस फिजिक कल्टीवेटर की ताकत को जानती थी। फिजिक कल्टीवेटर युग, वह युग जहां सभी फिजिक कल्टीवेटर शुरू हुए। दिलचस्प, ये ज़िवेन ने कहा। वह जानता था कि यह फिजिक कल्टीवेटर युग था। ये सभी शारीरिक खेती करने वालों का पूर्वज था, जिसमें मार्शल युग में शारीरिक खेती के कई तरीके भी शामिल थे। यहाँ तक कि जिस गिल्डेड टायरेंट फॉर्म की उन्होंने खेती की, उसे फिजिक कल्टीवेटर युग का कहा जा सकता है। इस युग में केवल एक ही खेती पद्धति थी, और वह थी फिजिक कल्टीवेटर। एक शक्तिशाली शारीरिक कल्टीवेटर एक मुक्के से ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है और एक लात से ब्रह्मांड को कुचल सकता है। वे अतुलनीय शक्तिशाली थे। हालांकि उनके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थी, उनकी क्यूई और रक्त अद्वितीय थे। किसी भी जादुई शक्ति के लिए उन पर प्रभाव डालना मुश्किल था। उनसे निपटने के लिए कोई उन्हें केवल अपने शरीर से ही दबा सकता था। कई युगों में से वे सबसे शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे सबसे अधिक परेशानी वाले युग थे। ये पिछले जल युग के काले कछुए से अलग था। हालांकि उस काले कछुए की शारीरिक साधना भी बहुत शक्तिशाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उपहार में दी गई थी। जब तक वह साधना करता रहेगा, उसका शरीर स्वतः ही मजबूत और अधिक परिपूर्ण होता जाएगा। इसे वास्तविक फिजिक कल्टीवेटर के रूप में नहीं माना जा सकता है, और वास्तविक फिजिक कल्टीवेटर की शुरुआत इस फिजिक कल्टीवेटर युग से हुई थी। और यह फिजिक कल्टीवेटर स्पष्ट रूप से फिजिक कल्टीवेटर युग में एक उत्कृष्ट व्यक्ति था। उसकी क्यूई और खून दुनिया पर अत्याचार कर सकते हैं। ये बस एक सरल विधि थी, और सभी जादुई शक्तियां इसकी तुलना में नहीं थी। प्रतिवेदन मार्शल गॉड स्पेस अध्याय 3687। स्वर्ग तावीज़ अमर, तुम अब भी मुझे पहचानते हो। फिर आत्मसमर्पण कर दो। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। फिजिक इम्मोर्टल ने उदासीनता से कहा। अमर की योजना, इसे अपने लिए ले लो। तीजून ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक इसे सब कुछ अपने लिए लेने के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये भी हमारे बीच एक समझौता है। जो कोई भी आपको मार देगा वह सर्वोच्च पैतृक प्रतीक प्राप्त करने में सक्षम होगा। क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं अलग दिखूं, मुझे स्वाभाविक रूप से कीमत चुकानी होगी। फिजिक इम्मोर्टल बेवकूफ नहीं था। वह बहुत सी बातें जानता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उनमें एक मौन समझ थी। मैं देख सकता हूं कि आपकी शारीरिक खेती बहुत मजबूत है। आपको दूसरों से डरने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से आप मुझसे मिले। शारीरिक खेती के मामले में कोई भी हमसे आगे नहीं निकल सकता। युग फिजिक इम्मोर्टल को पूर्ण आत्मविश्वास था। इस पहलू में वह वास्तव में एक अकल्पनीय दायरे में पहुंच गया था। वह बाकी सभी से आगे था। चूंकि एक पहले आ गया है, तो चलो पहले उसे मार डालो। देखते हैं बाकी लोग कब हमला करते हैं। ये ज़िवेन ने कहा।
उसने तुरंत हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल से कहा, दोस्त कृपया एक पल रुकें। मुझे इस तरह के लाइनअप में आपकी मदद की जरूरत नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल ने सिर हिलाया। क्या आप इस प्रकार की लाइनअप के साथ मुझे तुच्छ समझ रहे हैं? फिजिक इमोर्टल ने उपहास किया। उसके लंबे बाल उसकी पीठ के पीछे काले झरने की तरह लग रहे थे। उनका पूरा व्यक्तित्व अकल्पनीय शक्ति वाले एक अद्वितीय दानव देवता की तरह था। मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास अहंकारी होने के लिए कितनी पूंजी है। फिजिक इमोर्टल ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। उसने सचमुच हमला कर दिया। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं। यह एक भयानक इंद्रधनुष में बदल गया और सीधे ये शिवेन के सिर की ओर चला गया। ये सिर्फ एक साधारण मुक्का था। इसमें कोई मार्शल आर्ट भी नहीं था। हालांकि भयानक जानलेवा इरादे और कानूनों की बढ़ती लहर विशाल आकाश को पार कर चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो यह मुक्का पूरे युग को पलट सकता है। ये जिवेन की अभिव्यक्ति थोड़ी गरिमापूर्ण हो गई। ये वास्तव में सबसे भयानक शारीरिक स्वामी था जिसका उसने कभी सामना किया था। उसने पहले कभी इतना भयानक शारीरिक स्वामी नहीं देखा था। भयानक मुट्ठी अभी तक नहीं आई थी, लेकिन मुट्ठीबाज ने पहले ही ये जिवेन की त्वचा को तरंगित कर दिया था। यदि यह 7वीं धातु पूर्वज ऊर्जा की सुरक्षा के लिए नहीं होता, तो उसकी त्वचा फट जाती। यह एक भयानक शरीर कृषक था जो पहले ही 9वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। सर्वोच्च शरीर वास्तव में अद्वितीय है। मुझे डर है कि वह है इस क्षेत्र में सबसे मजबूत। जब कई स्वर्गीय पूज्यों ने यह मुक्का देखा तो उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। बॉडी वेनेरेट के इस मुक्के ने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। हालांकि ये जिवेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उसके पैर किसी पुराने पेड़ की जड़ों की तरह शून्य में मजबूती से टिके हुए थे। वह असीमित मुट्ठी का दबाव खत्म हो गया, लेकिन उसे थोड़ा सा भी हिलने पर मजबूर नहीं कर सका। दहाड़। ये जिवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने अपनी 5 उंगलियां भी मुट्ठी में भींच ली। यह ऐसा था मानो वह शून्य को कुचलकर चूर्ण बना सकता हो। फिर उसने भी जमकर मुक्के बरसाए। धमाके। शून्य में दोनों मुक्कों में जोरदार टक्कर हुई। भयावह मुक्कों की शक्ति ने एक दूसरे को निगल लिया और पीछे धकेल दिया। एक पल में यह एक भयावह लहर में बदल गया जो सभी दिशाओं में बह गई। 10 लाख ली के भीतर सब कुछ जलकर राख हो गया। केवल वह बंजर पहाड़ स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय के संरक्षण में बच गया। स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय शीर्ष पर खड़ा था। पर्वत सूक्ष्म हवा उसके कपड़ों पर चली और तेज आवाज की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिल रही थी। पूरे पहाड़ के चारों ओर तावीज ताओवाद के नियम एक के बाद एक उभरे, जिससे पूरे पहाड़ की रक्षा हुई। ये भयावह हमला। जब लहरें शांत हो गईं, तो सभी ने देखा कि सुप्रीम काया 1 इंच भी नहीं हिली। इसके विपरीत ये जिवेन पीछे हटने की गति को रोकने से पहले 3 कदम पीछे हट गया। इस हमले में ये जिवेन एक नुकसानदेह स्थिति में गिर गया और उसे खदेड़ दिया गया। अच्छा, सर्वोच्च शरीर, इस क्षेत्र में आप वास्तव में अहंकारी होने के योग्य हैं। ये जिवेन ने जोर से कहा। हालांकि उसे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी उसे जरा भी निराशा महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह जोर से हंसा। उसे केवल अतुलनीय खुशी महसूस हुई। इस हमले से उनके शरीर में खून तेजी से बढ़ने लगा। उनके विपरीत, हालांकि सुप्रीम फिजिक का पलड़ा भारी था, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति ने पहली बार एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की। गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट। आपने वास्तव में गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट की खेती की। सुप्रीम फिजिक आखिरकार अपनी अभिव्यक्ति को बरकरार नहीं रख सका, जिससे थोड़ा आश्चर्य हुआ। पिछले एक्सचेंज में हालांकि उसका पलड़ा भारी था, लेकिन ये जिवेन बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। उसे केवल इसलिए खदेड़ा गया था। उसे खदेड़ने का कारण सिर्फ ये था कि ये जिवेन की खेती उससे कमतर थी। हालांकि शारीरिक शक्ति और साधना के मामले में ये जिवेन उससे कमतर नहीं था, इसलिए वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। शारीरिक खेती के युग में स्वाभाविक रूप से भौतिक खेती के मामले में इसके अनूठे पहलू थे।
ठीक उसी तरह जैसे गुई जल युग जल विशेषता कानून में मजबूत था, अन्य युगों की भौतिक खेती के तरीके भौतिक खेती युग से थे। सामान्य परिस्थितियों में शिखर तक पहुंचना असंभव था। मार्शल दाओ युग के विशेषज्ञों के लिए उससे मुकाबला करने में सक्षम होना कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि ये तभी संभव था जब वे एक ही समय में मजबूत मार्शल आर्ट विकसित करते। शुद्ध भौतिक साधना उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। हालांकि हमेशा अपवाद थे। उनमें से भौतिक साधना के शिखर तक पहुंचने के लिए गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट सबसे आम तरीका था। मेरिट की गोल्डन लाइट को गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट में विकसित करने से कोई भी इस क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकता है और प्रकृति द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। बहुत कम लोग ही इसे हासिल कर पाते हैं। एक युग में केवल 3 से 5 लोग ही होते थे। इसके अलावा ग्रेट शटर के बाद कई लोग पुनर्जन्म चक्र में गिर गए थे। इस समय 10,000 लोगों में से एक का सामना करना दुर्लभ था, इसलिए वह चौंक गया था। जरूरी नहीं कि यह एकमात्र भौतिक संवर्धन युग है जो चरम पर पहुंच गया है। ये ज़िवेन जोर से हंसे। वह फिजिक कल्टीवेशन युग के चरम पर पहुंच गया था। आप, जो मेरे फिजिक कल्टीवेशन युग से नहीं हैं, वास्तव में इस चरण तक पहुंच सकते हैं। ये वास्तव में बेहद दुर्लभ है, सुप्रीम फिजिक ने कहा। दुख की बात है कि तुम आज यहीं मर जाओगे। सुप्रीम फिजिक के चेहरे पर कुछ हद तक खेदजनक भाव प्रकट हुआ। ऐसे बहुत कम लोग थे जो इस पायदान तक पहुंच सके भौतिक साधना का मार्ग। इसलिए वह बहुत अकेला था। विशेष रूप से फिजिक कल्टीवेशन युग के विनाश के बाद ऐसे लोग भी कम थे जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। बड़ी बातें मत करो, पहले मुझे हराओ और फिर बात करो, ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया। वह तुरंत चला गया। इस बार उसने आक्रमण की पहल की। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं। अनगिनत आध्यात्मिक शक्ति उसकी उंगलियों के बीच निचोड़कर फूट पड़ी। यह एक इंद्रधनुषी रोशनी में बिखर गया जो दुनिया भर में फैल गया। पुनर्जन्म के 6 पथ। ये ज़िवेन के पीछे पुनर्जन्म के एक अतुलनीय विशाल 6 पथ दिखाई दिए। हर बार जब पुनर्जन्म के 6 पथ घूमते थे, ये ज़िवेन की मुट्ठी की शक्ति एक स्तर तक बढ़ जाती थी। इन सब का वर्णन करने में काफी समय लग गया। हालांकि इसने केवल एक छोटी सी सांस ली। ये ज़िवेन की मुट्ठी की शक्ति पहले से ही एक चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ गई थी। पुनर्जन्म की मुट्ठी के 6 रास्ते दुनिया भर में फैल गए। दूर दूर तक हर जगह बहुत सारे कंकाल थे। इन कंकालों ने युग के विनाश का अनुभव किया था। दुनिया के महान क्लेश से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि वे ये ज़िवेन की मुट्ठी के नीचे ढह गए थे। वे पूरी तरह से शून्य में बदल गए थे। अच्छी मुट्ठी तकनीक। सुप्रीम फिजिक जोर से हंसा। उसके पूरे शरीर की जीवन शक्ति उमड़ पड़ी। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। वह पीछे नहीं हटे, इसके बजाय वह ये ज़िवेन की ओर आगे बढ़ा। उसने भी अपनी मुट्ठी से बमबारी की। गड़गड़ाहट, भयानक टक्कर, सदमे की लहर बह निकली। यह ऐसा था जैसे विनाश की आभा बाहर आ गई हो और सब कुछ नष्ट कर दिया हो। ये ज़िवेन कुछ कदम पीछे हट गई थी। उसके शरीर पर गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई थोड़ी धुंधली हो गई थी। हालांकि वह पीछे नहीं हटे, इसके बजाय वह आगे बढ़ा और फिर से आगे बढ़ा। बैंग बैंग बैंग। समय की एक ही सांस में दोनों पक्षों ने पहले ही हजारों चालों का आदान प्रदान किया था। 2 पीक बॉडी कल्टीवेटरों की टक्कर ने अनगिनत दर्शक एम्पायर वासियों को स्तब्ध कर दिया। उन सभी ने अपनी सांसें रोक ली। इस समय दोनों के युद्ध में कोई सौंदर्य न रहा। केवल एक चीज जो मौजूद थी वह थी क्रूरता। इसमें और कुछ भी मिलाया नहीं गया था। केवल गर्म खून की शुद्ध टक्कर थी। ये ज़िवेन को बार बार पीटा गया था। हालांकि उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। इस तरह की लड़ाई बहुत आनंददायक थी। ये भी कहा जा सकता है कि इससे अधिक आनंददायक कुछ भी नहीं था। उसके लिए अब ऐसी हार्दिक लड़ाई दुर्लभ थी। अतीत के विरोधी अब उसके लिए थोड़ा भी खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। सभी की नजरों में, हालांकि ये ज़िवेन पूरी तरह से नुकसान में था और उसके लिए सुप्रीम फिजिक के लिए कोई भी बुनियादी खतरा पैदा करना मुश्किल था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ये ज़िवेन बहुत कमजोर था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि सुप्रीम फिजिक बहुत मजबूत था। दोनों पक्षों के बीच भौतिक खेती में कोई अंतर नहीं था। यह विशुद्ध रूप से मार्शल पावर में अंतर था। एक बार जब ये जीवेन की मार्शल पावर में भी सुधार हुआ तो परिणाम अप्रत्याशित होगा। हर किसी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि ये जीवेन केवल 8वें दायरे में था। ये जीवेन जो 8वें क्षेत्र के शुरुआती चरण में थे, 9वें क्षेत्र के शिखर पर सुप्रीम फिजिक के साथ खुशी से लड़ सकते थे। इससे समस्या पहले ही साबित हो चुकी थी। इस समय जब दोनों पक्षों के बीच लड़ाई बेहद गर्म थी, अचानक एक अजीब सी हंसी आई। तभी दूर से एक भयानक इंद्रधनुष आया। अनगिनत बिखरी रोशनियां पूरे युग में व्याप्त हो गई। प्रत्येक बिखरा हुआ प्रकाश एक आकाशगंगा में बदल गया। अनगिनत लटकती हुई आकाशगंगाएं ये जीवेन की ओर टूट कर गिरी। ये तरीका वास्तव में बहुत भयानक था। चाहे वह गति हो या शक्ति, ये चरम पर पहुंच गया था। बेशर्म बंजा पहाड़ पर स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय ने गुस्से से देखा। उसके चारों ओर तावीजों के अनगिनत कानून प्रकट हुए और तीव्रता से उसके चारों ओर घूमते रहे। वे एक दिव्य प्रकाश में बदल गए जो घुसपैठियों को रोकने के प्रयास में बुझ गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बिखरी हुई रोशनी आकाशगंगा में बदल गई और ये जीवेन के क्षेत्र में टूट गई। ये जीवेन के शरीर के चारों ओर अनगिनत सुनहरी रोशनी तुरंत एक सुनहरे आकर्षण में बदल गई और उसे अपने अंदर सुरक्षित कर लिया। गड़गड़ाहट। ये लटकती आकाशगंगाएं इन सुनहरी सीमाओं से जमकर टकराई। इस भीषण टक्कर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आसपास का स्थान पूरी तरह से नष्ट हो गया था। प्रतिवेदन मार्शल गॉड स्पेस अध्याय 3688। ये जीवेन असंख्य आकाशगंगाओं में डूबा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया एक पल में गायब हो गई हो। वह असीम में डूब गया था। दिव्य चमक और एक चमकदार तारे की तरह विस्फोट हुआ। दिव्य देवताओं ने एक के बाद एक अपनी दिव्य आंखें खोली और देखा कि यह हमला कितना भयानक था। ये जीवेन के कई बचावों को तोड़ता हुआ सीधे ये जीवेन के शरीर पर गिरा। अंत में ये जीवेन की गुनी क्यूई इस हमले को रोकने में कामयाब रही। ये जीवेन का शरीर थोड़ा सा हिल गया, एक अजीब आवृत्ति पर लहराया और तुरंत प्रभाव बल को बदल दिया। शून्यता। न केवल स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय को इस हमले की उम्मीद नहीं थी, बल्कि ये जीवेन को भी सावधान कर दिया गया था। यहाँ तक कि स्वयं फिजिक सुप्रीमेसी भी अवाक रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई हमला करेगा। इसके अलावा हमले की सीमा ने अभी अभी उसे घेर लिया था। उस व्यक्ति में जरा भी संकोच नहीं था। शारीरिक वर्चस्व की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से बदसूरत थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, एज योर सुप्रीमेसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तीजून ने सीधे तौर पर अन्य दिव्य आदरणीयों की उत्पत्ति का खुलासा किया। इस दिव्य आदरणीय को आश्चर्य हुआ। यह एक और शिखर दिव्य आदरणीय था जो अनगिनत वर्षों से प्रसिद्ध था। जब कई लोगों ने उसका नाम सुना तो वे बेहद भयभीत हो गए। फिजिक सुप्रीमेसी, मैं देख रहा हूं कि आप उसे नीचे नहीं ले जा सकते। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। एक औरत की आवाज सुनाई दी। हालांकि ये हेवनली टेलिस्मैन इमोर्टल वेनरेबल जितना मधुर नहीं था। इसके विपरीत ये काफी कर्कश था। इसके तुरंत बाद एक आकृति दिखाई दी। वह महल की पोशाक में एक महिला थी। उसका चेहरा साधारण था और वह एक साधारण अधेड़ उम्र की महिला की तरह लग रही थी। हालांकि उसके शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी जिससे कई लोग कांप उठे। बस एक साधारण प्रहार ये जीवेन और फिजिक जून दोनों को स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त था। इस लियुली इंपीरियल बुजुर्ग की ताकत किसी भी तरह से सामान्य नहीं थी। किसने कहा कि मैं उसे नीचे नहीं गिरा सकता? क्या हम पहले सहमत नहीं थे कि मैं कार्रवाई करूंगा? मुझे मत बताएं कि आप मेरे साथ लड़ना चाहते हैं। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक। फिजिक सुप्रीमेसी ने एजियोर सुप्रीमेसी को ऐसे उदासीनता से देखा जैसे कि वह एजियोर सुप्रीमेसी के इरादों को समझ सकता है। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक स्वाभाविक रूप से उन लोगों का है जो सक्षम है। क्या आप में वास्तव में उसे नीचे ले जाने का आत्मविश्वास है? या क्या आपको लगता है कि हम सभी मूर्ख हैं? क्या आपको लगता है कि हम आपको मिडिल स्काई मास्टर के लौटने तक देरी करना जारी रखेंगे?
इंपीरियल एल्डर ग्लेज ने सुप्रीम एल्डर बॉडी को कोई चेहरा नहीं दिया। जून ती वास्तव में भयानक था। वह केवल अपने रक्त ख्यूई से स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकता था, लेकिन ग्लेज्ड जूनती भी कमजोर नहीं था। उन्होंने एक और चरम विधि अपनाई। बॉडी वेनेरेबल सतह पर थोड़ा अनिच्छुक दिखे। हालांकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह ऐसी भ्रामक बातें नहीं कह सकता था। घटनास्थल पर बहुत सारे दिव्य गुरु उपस्थित थे। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था, इसलिए वे देख सकते थे कि वह ये जिविन को आसानी से हरा सकता है। हालांकि अगर उसने कहा कि वह ये जिविन को आसानी से हरा सकता है तो वह खुद को धोखा दे रहा होगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक आदमी जो केवल 8वें दायरे में था, उससे निपटना इतना मुश्किल होगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि चिलियान ने ये जिवेन से निपटने के लिए इस गठबंधन को बनाने के लिए इतनी बड़ी रियायत दी थी। ठीक है, ती जून ने सिर हिलाया और कहा, वे पहले ये जिवेन को मार डालेंगे। जहां तक सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का सवाल है, यह उनके अपने साधनों पर निर्भर करेगा। ये जिवेन ने उन दोनों को उदासीनता से देखा। वे दोनों लगभग बेईमानी से उसे मारने और सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को विभाजित करने पर चर्चा कर रहे थे। ठंड से उसने पहले ही अपने दिल में एक निर्णय ले लिया था। कितना अच्छा सम्मानित मार्शल आर्टिस्ट है। मैं आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। आप लंबे समय से खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पहले से ही बहुत अत्याचारी हैं। आपके पास है अहंकारी होने के लिए पूंजी। इंपीरियल एल्डर ग्लेज ने कहा। उसने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि उसकी आवाज आत्मा को चकनाचूर करने में सक्षम लग रही थी। इंपीरियल एल्डर ग्लेज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और कहा, तुम दोनों मुझे मारने के लिए काफी हो। मुझे लगता है कि तुम बहुत घमंडी हो। ये जिवेन ने इंपीरियल एल्डर ग्लेज की ओर देखा और कहा। हालांकि इंपीरियल एल्डर ग्लेज बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये कहना असंभव था कि वे दोनों उसे बिल्कुल मार सकते थे। ये पर्याप्त है या नहीं, एक बार कोशिश करने पर हमें पता चल जाएगा। इंपीरियल एल्डर ग्लेज ने बढ़त बनाई। उसके हाथ में कहीं से एक धनुष प्रकट हो गया था। हालांकि अजीब बात यह थी कि इस धनुष में प्रत्यंचा नहीं थी। यह अभी प्रकट हुआ इंपीरियल एल्डर ग्लेज के हाथ में हवा से बाहर। पहले मुझसे एक तीर ले लो। इंपीरियल एल्डर ग्लेज ने अचानक शून्य को पकड़ लिया। हवा से चमकती हुई धनुष की डोरी प्रकट हुई। उसने इसे पूर्ण चंद्रमा की तरह चरम तक खींच लिया। तभी धनुष की प्रत्यंचा पर अनगिनत चमकती हुई ऊर्जा प्रकट हुई और एक तीर में बदल गई। वह तीर अत्यंत भयानक ऊर्जा थी। ये राजसी और असीमित था। ये लाखों मील लंबा था। एक तीर एक दुनिया और एक आकाशगंगा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। सामान्य सम्राट लॉर्ड्स इसके किनारे को छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। इसे छूने से वे वाष्पित हो जाएंगे। यहाँ तक कि सामान्य स्वर्गीय मास्टर्स भी इसे लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। इंपीरियल एल्डर ग्लेज की भयानक ताकत इस समय पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। ऊर्जा की धार से बना तीर ये जिवेन की ओर फूटा। यह कोई तीर नहीं था, बल्कि ऊर्जा की धार थी। यह ऊर्जा की एक धार थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। इंपीरियल एल्डर ग्लेज की ताकत वास्तव में अकल्पनीय थी। इस समय ये जिवेन सीधे चले गए। वह पीछे नहीं हटे। लाखों मील लंबे इस भयानक ऊर्जा बाण का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसके हाथ में गेंग जिन लॉन्ग सेबर दिखाई दिया। उसने कृपाण से वार किया। दो भयानक ताकतों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक पल में लियोली यू जून द्वारा किए गए भयानक हमले को ये जिवेन के कृपाण द्वारा नष्ट कर दिया गया। इससे उसे कोई खतरा नहीं हो सकता। लियोली यूजून का कृपाण पहले ही फट चुका था। ये गेंग जिन युग का गेंग जिन पैतृक क्यूई होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतना खजाना होगा। इंपीरियल एल्डर ग्लेज की आंखें चौड़ी हो गईं। ये जिवेन एक स्लैश से उसके हमले को तोड़ सकता था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सामान्य तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। बहुत बढ़िया, अब यह मेरा है। उन्होंने एक भयानक हमले को तोड़ने की पहल की। अत्याचारी इंपीरियल एल्डर ग्लेज का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। वह सीधे आगे बढ़ा।
इंपीरियल एल्डर ग्लेज ने ग्लेज लॉन्गबो को हाथ में लेकर शूटिंग जारी रखी। तीर आकाश में छेद कर गए और इस युग में एक भयानक निशान छोड़ गए जिसे मिटाया नहीं जा सका। बूम बूम बूम। गेंद जिन पैट्रिक क्यूई के साथ मुठ मारो या इसे काट दो। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई समान रूप से भयंकर थी। इंपीरियल एल्डर ग्लेज ने आकाश और पृथ्वी को कवर करते हुए घनी संख्या में तीर चलाए। इसने सीधे सारी जगह भर दी, जिससे ये जीवेन के कदम आगे नहीं बढ़ सके। ये जीवेन के हाथ भी शून्य में विशाल हाथों में बदल गए, जिससे इन सभी तीरों को रोक दिया गया। वह अंतराल में पलटवार करने में भी सक्षम था। इस समय इंपीरियल एल्डर फिजिक अंततः इसे सहन नहीं कर सका और हमला करने की पहल की। इस बार उसके हाथ में एक लंबा भाला था। लंबा भाला आकाश को पार कर गया और हवा के साथ बढ़ता गया। ये लाखों मील की लंबाई तक बढ़ गया और भाले की नोक ये जीवेन की ओर इशारा कर रही थी। इस समय मार्शल ऑनरेबल सील ये जीवेन के सिर के ऊपर से उड़ गई और भाले को अचानक अवरुद्ध कर दिया। मार्शल ऑनरेबल सील योग्यता की असीम सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। योग्यता की सुनहरी रोशनी के भीतर एक आकृति बाहर चली गई। ये जीवेन था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि यह मुख्य शरीर नहीं था, बल्कि एक अवतार था। इस अवतार ने इंपीरियल एल्डर फिजिक को मजबूती से अवरुद्ध कर दिया। आपको लगता है कि आप मुझे सिर्फ एक अवतार के साथ रोक सकते हैं। इंपीरियल एल्डर फिजिक स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि यह ये जीवेन का इंपीरियल एल्डर सील का आत्मा अवतार था। हालांकि उन्हें ये जीवेन के अवतार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये जीवेन और इंपीरियल एल्डर फिजिक उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। अवतार की तो बात ही छोड़ दे। ये जीवेन ने उस समय का फायदा उठाया जब उनका अवतार फिजिक जून को खींच रहा था। फिर वह हेवनली एल्डर एजियोर ग्लेज की ओर उड़ गया। स्वर्गीय बुजुर्ग एजियोर ग्लेज देर से आने वाले थे, लेकिन उनकी ताकत अभी भी भयावह थी। हालांकि ये जीवेन के लिए हेवनली एल्डर एजियोर ग्लेज से निपटना आसान था। जब इंपीरियल एल्डर एजियोर ग्लेज ने ये जीवेन को अपनी ओर उड़ते देखा तो वह डरे नहीं। इसके बजाय वह खुश था। ये स्वर्ग से आया एक अवसर था। जब तक उसने ये जीवेन को मार डाला, तब तक ये जीवेन के शरीर पर मौजूद हर चीज उसकी होगी। नरक में जाओ। होली मास्टर एजियोर से भयानक जादुई शक्ति के उतार चढ़ाव का विस्फोट हुआ। ग्लेज का शरीर आकाश रंगीन शीशे के रंग में रंगा हुआ था। तब ये जीवेन को लगा कि वह एक भयानक दैवीय इच्छा के उतार चढ़ाव से बंधा हुआ है। यहाँ तक कि आसपास के सिद्धांत भी उसकी अवज्ञा करने लगे और उसे अपनी जगह पर स्थापित करने के लिए दैवीय जंजीरों में बदल गए। ये जीवेन स्तब्ध रह गए। ये कानूनों की लड़ाई थी। काफी हद तक एक दिव्य गुरु की ताकत इस बात पर निर्भर करती थी कि वह कानूनों को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित कर सकता है। इंपीरियल एल्डर एजियोर ग्लेज के हाथ में ग्लेज लॉन्गबो भी एक भयानक शक्ति को संघनित कर रहा था। अनगिनत कानूनों को भयानक शक्ति में लपेटा गया और लंबे धनुष में एकीकृत किया गया, जो एक अत्यंत शक्तिशाली तीर में बदल गया। तीर का निशाना सीधा ये जीवेन के माथे की ओर था। यह उसके सिर को टुकड़े टुकड़े कर देने वाला था। इस तीर में निहित शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि इंपीरियल एल्डर फिजिक को भी बड़ा खतरा महसूस हुआ। यदि वह इसे अपने नंगे हाथों से लेता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। इंपीरियल एल्डर एजियोर ग्लेज ने स्पष्ट रूप से इस लड़ाई के परिणाम को निर्धारित करने का इरादा किया था। वह ये जीवेन को तब तक गंभीर रूप से घायल करना चाहता था जब तक वह मर न जाए। इस समय ये जीवेन के शरीर से एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। इसने तुरंत ही कानूनों की बेड़ियां तोड़ दी। कानूनों की दुर्जय शक्ति समाप्त हो गई। शक्तिशाली ऊर्जा पहले ही एक भयानक तूफान में बदल चुकी थी। होश। तीर का निशाना सीधा ये जीवेन के सिर पर था। ये जीवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से एक भयानक रोशनी फूट पड़ी और तीर सीधे हार गया। अभी की तुलना में ये जीवेन कई गुना अधिक मजबूत था। एक पल में ये जीवेन ने मानव एक सम्मेलन की स्थिति में प्रवेश किया। चूंकि कोई भी पहले आने को तैयार नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा।
इतना कहने के बाद ये ज़िवेन पहले ही एक कदम आगे बढ़ चुका था और इंपीरियल एल्डर एजियोर ग्लेज की ओर दौड़ पड़ा। उसने तुरंत अपनी पूरी शक्ति लगा दी। प्रतिवेदन मार्शल गॉड स्पेस अध्याय 3689 पहले मुझे मार डालो। आइए देखें कि तुम क्या करने में सक्षम हो। एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ दहाड़ा। उसने फिर से अपना हाथ उठाया और एक भयानक धार ये ज़िवेन की ओर निकल गई। मेरे लिए तोड़ो। ये ज़िवेन दहाड़ उठा। इस बार उसने बस अपनी मुट्ठी भींच ली और धार को मुक्का मारकर शून्य कर दिया। ह्यूमन सिंक्रोनाइज्ड 1 की स्थिति में प्रवेश करने के बाद ये ज़िवेन पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो गया था। वह इस तरह के हमले को एक ही मुक्के से आसानी से नष्ट कर सकता था। फिर वह सीधे एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर के पास पहुंचा। ये ज़िवेन का सामना करते हुए, जो उसके ठीक सामने था, एजियोर ग्लेज युजून ने जोर से दहाड़ लगाई। वह पीछे नहीं हटे। उसके हाथ का धनुष तलवार में बदल गया। ये तलवार अनगिनत कानूनों से घिरी हुई थी। यह एक दिव्य चमक में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। ये ज़िवेन की ओर फिसल गया। ऐसा लगा मानो सारी अव्यवस्था ध्वस्त हो गई हो। ये बेहद भयानक लग रहा था। चलो, ये ज़िवेन थोड़ा सा भी नहीं डरा। उसने एक साधारण मुक्का मारा और संपूर्ण मौलिक अराजकता उसके साथ घूम गई। फिर उसने इस कीमती तलवार का स्वागत किया। बैंग! एक अतुलनीय तेज दहाड़ सुनाई दी। अंततः दोनों पक्ष टकरा गए। असीम दिव्य तेज बारिश की तरह बिखर गया। ये कैसे हो सकता है? टक्कर के बाद एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर की चौंका देने वाली आवाज सुनी जा सकती थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका हाथ थोड़ा सुन्न हो गया है। उसका हाथ जिसमें तलवार थी कांप रहा था और थोड़ा सुन्न हो गया था। इस विशाल बल को हटाने के लिए उसे कुछ कदम पीछे भी हटना पड़ा। दूसरी ओर ये ज़िवेन का पीछे हटने का जरा भी इरादा नहीं था। वह बस थोड़ा सा हिल गया और अपनी आकृति को स्थिर कर लिया। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर की आंखें चौड़ी हो गईं जैसे कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो। पहले का दबंग और अहंकारी रूप पूरी तरह से गायब हो गया था। यह असंभव क्यों है? ये ज़िवेन उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने हाल ही में फिजिक जून से लड़ाई की थी। भले ही वह शारीरिक खेती के मामले में फिजिक जून से कमजोर नहीं था, फिर भी वह पूरी तरह से नुकसान में था। मूल कारण ये था कि वह खेती के मामले में पूरी तरह से घाटे में था। उसने अभी अभी खेती के 8वें स्तर में प्रवेश किया था, जबकि जून 9वें स्तर के शिखर पर था। उनके बीच का अंतर निर्विवाद था। हालांकि अब जब वह मनुष्य और आत्मा के एकीकरण की स्थिति में प्रवेश कर चुका था, तो मार्शल शक्ति में उसकी हानि की पूरी तरह से भरपाई हो गई थी। वह एक साधारण चरम दिव्य गुरु से भी अधिक भयानक था। यही कारण है कि शैडो इविल वेनरेबल बिल्कुल भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, भले ही शैडो इविल वेनरेबल को ये ज़िवेन द्वारा रोका गया था। ये ज़िवेन ने अभी बोलना समाप्त किया था और उसकी आवाज मुश्किल से फीकी हुई थी जब वह पहले से ही एजियोर ग्लेज युजून पर झपटा था। दोबारा आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यह है। दूसरी तरफ बॉडी सुप्रीम, जो अभी भी ये ज़िवेन की श्रद्धेय मार्शल सील से उलझा हुआ था, उसने ये दृश्य देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ऐसा लग रहा था मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो। ये ज़िवेन का हमला बहुत भयानक था। ये ज़िवेन और एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर के बीच मौजूदा लड़ाई उनके और ये ज़िवेन के बीच पिछली लड़ाई से बिल्कुल अलग थी। तब उसका पलड़ा भारी था, लेकिन अब ये ज़िवेन का पलड़ा भारी है। एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर को लगातार पीटा जा रहा था। ये ज़िवेन का आक्रमण तूफान जैसा था। उन्होंने एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर को सांस लेने का जरा भी मौका नहीं दिया। ये कहा जा सकता है कि ये ज़िवेन अतुलनीय रूप से अनुभवी थी। यदि कोई अनुभवी न हो तो इसे हासिल करना असंभव था। उसे कुछ संदेह भी थे। अगर यह वह होता तो क्या सचमुच पहले की तरह उसका दबदबा होता? मुझे डर है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वह भी थोड़ा हिल गया। हालांकि इस समय उनके पास एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर का समर्थन करने का कोई रास्ता नहीं था।
उसके सामने श्रद्धेय मार्शल सील की आत्मा उससे उलझ गई थी। यद्यपि श्रद्धेय मार्शल सील की भावना गोल्डन लाइट ऑफ मेरिट के साथ भी उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, लेकिन यह उसे उलझाने के लिए पर्याप्त थी। इस समय वह ऐसा लग रहा था ये ज़िवेन की योजना को समझे। 10 अंगुलियों को घायल करने की अपेक्षा एक उंगली तोड़ना बेहतर था। ये ज़िवेन ने न केवल इस सिद्धांत को समझा, बल्कि उन्होंने इसे समझा भी। हालांकि उन्हें ये समझ नहीं आया कि इतने कम समय में एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर को मारने के लिए ये ज़िवेन में इतना आत्मविश्वास कहां से आया। यदि उसने वास्तव में उसे मार भी दिया तो समग्र युद्ध पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वह था स्पष्ट है कि वे दोनों अकेले नहीं थे जो इस बार आए थे। दूसरों ने अभी तक हमला नहीं किया था। बाहर फिजिकल सुप्रीम के आतंक की तुलना में एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर के पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उसके लिए उसके सामने ये ज़िवेन के हमले को रोकने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। उसके सामने की स्थिति को देखते हुए ये ज़िवेन के हमले को रोकना पहले से ही बहुत मुश्किल था। ये ज़िवेन ने हमला करना जारी रखा। प्रत्येक आक्रमण पहाड़ जितना भारी था। ऐसा लग रहा था मानो ये दुनिया को चकनाचूर कर सकता है। वह सैकड़ों युद्धों की अनुभवी भी थी, लेकिन उसने कभी भी इतने हिंसक प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। उसकी बाहों पर लगी चोटों को कम करने के लिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार उसके शरीर से उसकी बाहों तक प्रवाहित होती थी। ऐसा लग रहा था मानो उस पर किसी भारी वस्तु से भयानक हमला हुआ हो। उसकी मांसपेशियां फट गई थीं और कुछ को सीधे सेलुलर स्तर पर भी नष्ट कर दिया गया था। वह अब तक टिके रहने में सक्षम होने के लिए पहले से ही बहुत कुशल थी। यदि यह कोई और होता तो एक कदम उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होता। एक और कदम उसे मारने के लिए काफी होगा। धिक्कार है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है। वह अब पहले से ही इतना मजबूत है। अगर वह बढ़ता रहा तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर लड़ते हुए पीछे हट गया। उसने पूरी कोशिश की कि वो ये ज़िवेन से आमने सामने न भिड़े। आमतौर पर जब उससे ऐसे अजेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता था तो वह प्रभाव को कम करने के लिए उत्कृष्ट चालों के साथ जवाब देने की पूरी कोशिश करती थी। जो बात उसे और भी अधिक उदास करती थी वह ये थी कि ये ज़िवेन स्पष्ट रूप से इस पहलू में उससे ऊपर थी। ये ज़िवेन बहुत सारी मार्शल आर्ट जानता था, खासकर 3000 मार्शल आर्ट जो उसने विकसित किए थे। यह एक भयावह स्तर तक पहुंच गया था। पागल आदान प्रदान की इस श्रृंखला के दौरान ये ज़िवेन ने किसी भी समान हमले का उपयोग नहीं किया। ये सभी नई चालें थीं जिनका एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर ने पहले सामना नहीं किया था। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि ये ज़िवेन इस पहलू में चरम पर चढ़ गई थी। इसलिए वह केवल हमलों को निष्क्रिय रूप से ले सकती थी। इस समय वह पहले से ही समझ गई थी कि जब ये ज़िवेन ने कहा कि उसने एक शक्तिशाली दिव्य गुरु को मार डाला है तो वह निश्चित रूप से मजाक नहीं कर रहा था। वह शायद सच कह रहा था। रुको, जब तक तुम और नहीं रुकोगे मैं निश्चित रूप से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी जादुई आंखें ये भी देख सकती थी कि ये ज़िवेन का शरीर अनंत आध्यात्मिक शक्ति से उमड़ रहा था। उसके शरीर को भी एक भयानक शक्ति द्वारा टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था। जब तक वह रुक सकती थी ये ज़िवेन की मृत्यु होगी। अब और नहीं रुक सकती। मुझे डर है कि आपके पास यह मौका नहीं होगा, ये ज़िवेन चिल्लाया। उसके हाथ में गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई एक लंबे भाले में बदल गया और सीधे एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर की ओर इशारा किया। लंबा भाला बिजली की तरह था और ये तुरंत एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर के सामने आ गया। एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लंबा भाला अभी भी उसकी सभी रक्षात्मक सीमाओं को भेद गया। गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई हमले में अद्वितीय था। बैंग! लंबा भाला सीधे एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर के सामने इंगित करता था। एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर के सामने एक जेड रंग दिखाई दिया जिसने ये ज़िवेन के भाले को रोमांचक तरीके से रोक दिया। लेकिन साथ ही उसने एक चीख भी निकाली। फिर उसका पूरा शरीर उड़ गया और उसने मुंह से रक्त का रस उगल दिया।
हालांकि अभी भला उसे नहीं लगा था, फिर भी उसने उसे घायल कर दिया था। ये पहली बार था जब लियोली यूजून ये जिवेन के खिलाफ लड़ते हुए घायल हो गई थी। ये तथाकथित मात्रात्मक परिवर्तन था जिसके कारण गुणात्मक परिवर्तन हुआ। ये जिवेन के भयानक हमलों की श्रृंखला से पीड़ित होने के बाद वह अब और नहीं रुक सकती थी। यह असंभव है। एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर वास्तव में सम्मानित मार्शल आर्टिस्ट द्वारा घायल हो गया था। कई स्वर्गीय आदरणीय लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी की, अपने सामने के दृश्य को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। ये कैसा मजाक था। ताकत के मामले में, दायरे के मामले में एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर अधिक मजबूत था। ये जिवेन ने न केवल उसे हराया था, बल्कि उसे इतना पीटा गया था कि वह खून उगलने लगी थी। इस श्रद्धेय मार्शल कलाकार ने सर्वोच्च पैतृक प्रतीक के साथ मानव एक की स्थिति में प्रवेश किया होगा, लेकिन मुझे इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी। मानव एक का इतना मजबूत होना, ये बहुत ही भयानक है। अब मुझे समझ में आया कि श्रद्धेय मार्शल आर्टिस्ट ने यहाँ दुनिया के नायकों को चुनौती देने की हिम्मत क्यों की। सम्राट दुनिया को रौंद रहे हैं, ये जिवेन चिल्लाया। उनका शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के कानून में बदल गया। फिर उसने अचानक अपना पैर नीचे पटक दिया। ये स्टॉम्प ऐसा था जैसे आकाश टूट रहा हो, और यहाँ तक कि आकाश का पर्दा भी नीचे गिर रहा हो। एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सका। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ते हुए बोली, तुम बहुत आगे निकल गए। उसके दहाड़ने के बाद उसके शरीर से एक अतुलनीय विशाल आकृति भी निकली। यह एक आकृति की परछाई थी, और यह ये जिवेन के पैर तक गई। बैंग! इस पैर ने तुरंत अतुलनीय शक्तिशाली आकृति को टुकड़ों में रौंद दिया, लेकिन ये फिर भी ये जिवेन को नहीं रोक सका। हालांकि इससे ये जिवेन के समय में देरी हो गई, जिससे एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर को भागने का समय मिल गया। भले ही ये केवल एक पल के लिए था, फिर भी यह उसके लिए बहुत कीमती था। पफ! एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर का पूरा शरीर तेज हो गया और पीछे की ओर उड़ गया। उसे कुचला नहीं गया था, लेकिन वह थोड़ा बह गई थी। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन खून का एक और कौर थूक दिया। ये जिवेन का पैर बहुत भारी था, माउंट ताई जितना भारी। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? ये जिवेन ने व्यंग्य किया, और उसकी अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। उसने सीधे उसका पीछा किया, और उसके हाथ में गेंगजन पैट्रिक क्यूई एक तलवार में बदल गई। मरो! ये तलवार सीधे कट गई, और यह एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर को मारने वाली थी। अरे, मेरे रास्ते से हट जाओ! भौतिक सम्राट दहाड़ उठा, लेकिन वह अभी भी श्रद्धेय मार्शल आर्टिस्ट की सील के जाल से छुटकारा नहीं पा सका। हालांकि श्रद्धेय मार्शल आर्टिस्ट सील की आकृति पहले से ही बहुत पारदर्शी थी, और इसे लगातार पीटा जा रहा था, फिर भी इसे थोड़े समय में नहीं निपटाया जा सका। वह केवल असहाय रूप से देख सकता था, क्योंकि हेवनली एल्डर एजियोर ग्लेज ये जिवेन में मरने वाला था। हाथ स्वर्गीय बुजुर्ग एजियोर ग्लेज ने एक चाल में गलती की थी, लेकिन यह एक घातक आपदा लेकर आई थी। ये शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई थी। रुको! दूर से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अंत में कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन एक कदम उठाया। एक भयानक शक्ति को कुचल दिया गया। स्वर्गीय तावीज अमर, उसे रोको! ये जिवेन ने केवल अपना मुंह खोला और बिना सिर घुमाए कहा। इस समय एक टीम के साथी का मूल्य परिलक्षित हुआ। हालांकि उन्हें ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। हेवनली टेलिस्मैन इमोर्टल, जिसे पहले एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर द्वारा मूर्ख बनाया गया था, पहले से ही एक चाल चलने के लिए तैयार था। उसे एक बार मूर्ख बनाया गया क्योंकि वह तैयार नहीं था, लेकिन वह दूसरी बार मूर्ख बनाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सका। जिवेन ने एजियोर ग्लेज इंपीरियल एल्डर को भी आधा कर दिया। प्रतिवेदन मार्शल गॉड स्पेस अध्याय 3690 पुच्ची। स्वर्गीय बुजुर्ग एजियोर ग्लेज को ये जिवेन की तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया गया था। उसका भौतिक शरीर फटा हुआ था, और उसकी आत्मा अंदर संघर्ष कर रही थी। हालांकि लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद इसे केवल गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई द्वारा जलाकर राख कर दिया गया। स्वर्गीय मास्टर्स जिन्हें इस बिंदु पर मजबूर किया गया था, वे वास्तव में बहुत नाजुक थे।
आम लोगों की नजर में वे अजेय थे और कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता था। हालांकि वास्तव में वे भी उतने ही नाजुक थे। बिल्कुल कोई अंतर नहीं था जब तक किसी के पास उन्हें मारने की क्षमता थी। अंतिम परिणाम वास्तव में वही था। जाहिर है, गैंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई में स्वर्गीय बुजुर्ग एजोर ग्लेज को मारने की ऐसी क्षमता थी। इस सब का वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन यह वास्तव में बस एक पल में हुआ। एक गलती के कारण हेवनली एल्डर एजोर ग्लेज को येज़िवेन द्वारा मार दिया गया। इससे कई स्वर्गीय मास्टर्स की आंखें भी चौड़ी हो गईं। वे पूरी तरह से अवाक रह गए। वह वास्तव में सफल हुआ। हो सकता है कि उन्होंने अभी अभी लड़ाई से देखा हो कि स्वर्गीय बुजुर्ग एजोर ग्लेज, जो पूरी तरह से नुकसान में थे, पराजित हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली एल्डर एजोर ग्लेज इतनी जल्दी हार जाएंगे। यह एक करारी हार थी और इस करारी हार से उनकी जान भी चली गई। ये भी येज़िवेन के पिछले अशुभ भाग्य के अनुरूप था। इस आदमी को बस यह नहीं पता था कि उदार होने का क्या मतलब होता है। वह ये भी नहीं जानता था कि ईमानदार होने का क्या मतलब होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने उकसाया, उनका केवल एक ही अंत था, और वह था दुखद रूप से मरना। एक शिखर एम्पायरियन कोई साधारण चरित्र नहीं था। वे संभवतः एक युग के शासक थे। एक शिखर साम्राज्य का पतन एक कमजोर युग के पूर्ण पतन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आखिरकार सभी युग दानव पथ युग जितने शक्तिशाली नहीं थे। स्वर्गीय बुजुर्ग एजोर ग्लेज मर चुका है। एक शिखर स्वर्गीय गुरु। किसी भी शिखर का पतन स्वर्गीय गुरु एक युग में भी प्रमुख घटना। अब वह वास्तव में यही मर गया। विशेष रूप से जिनके पास मूल रूप से स्थिति का लाभ उठाने का विचार था, उन्हें केवल अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। अब जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो ये थोड़ा डरावना था। येज़िवेन ने हेवनली को मार डाला था लॉर्ड ग्लेज ने बहुत ही कम समय में। उन्होंने इसे बिजली की गति से किया था। यदि वे उनके स्थान पर होते तो शायद वे दुखद रूप से मरने से पहले कुछ चालों का सामना नहीं कर पाते। ये सोचकर कई लोगों ने तुरंत इस विचार को दूर कर दिया स्थिति का लाभ उठाने के लिए। यह अच्छा था कि मछुआरे को सैंडपाइपर और क्लैम के बीच लड़ाई से लाभ हुआ, लेकिन यह इस पर भी निर्भर करता था कि क्या उनमें ऐसा करने की क्षमता थी। ग्लेज्ड इंपीरियल एल्डर वास्तव में मर चुका है। 30 जून, जिसने अभी अभी मार्शल सॉवरेन सील की कलाकृति भावना को हराया था, अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। हालांकि वह मरने वाला नहीं था, अपने स्तर पर उसे दुनिया में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ माना जा सकता था। मूल रूप से जब तक वह मृत्यु को स्वीकार नहीं करता, वह नहीं मरेगा। इसके अलावा ये दोनों येज़िवेन को घेरने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। अब लियो ली युजुन की वैसे ही मृत्यु हो गई थी। इससे अनिवार्य रूप से उसे थोड़ा दुख हुआ। उसी समय उसने वास्तव में येज़िवेन के खतरे को महसूस किया। इस समय येज़िवेन के पास वास्तव में उसे मारने की ताकत थी। संकट की इस अचानक भावना ने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। वू जून, क्या आप उसे मारने के परिणाम जानते हैं? ती जून ने अपना मुंह खोला और पूछा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा तेज हो गया। इसके और क्या परिणाम हो सकते हैं? मैंने शैडो ईविल मास्टर को भी मार डाला है। ग्लेज्ड इंपीरियल एल्डर की तो बात ही छोड़िए। यदि आप मुझे परेशान करना चाहते हैं तो आइए देखें कि क्या आपका जीवन इतना कठिन है। येज़िवेन ने उपहास किया और कहा। इस समय अधिकांश स्वर्गीय मास्टर्स को पता था कि येज़िवेन ने एक शीर्ष स्वर्गीय मास्टर को मार डाला था। अगर उन्हें ये खबर पहले पता होती तो शायद उन्हें कोई अन्य विचार करने की हिम्मत नहीं होती। ये स्पष्ट रूप से उस स्तर से परे था जहां वे स्थिति का फायदा उठा सकते थे। ये चरम हेवनली मास्टर्स के बीच एक वास्तविक लड़ाई थी। अच्छा, वू जून, तुम में सचमुच हिम्मत है। हालांकि जितना अधिक तुम ऐसे हो, उतना अधिक तुम्हें इस बार मरना होगा। ती जून का दिल इस समय हत्या के इरादे से भर गया था। किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए उसे येज़िवेन को मारना पड़ा। वह इस समय पहले से ही इतना मजबूत था। वह भविष्य में क्या बनेगा, उस समय उसके खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल होगा।
यदि यह संभव है तो आइए इसे आजमाएं। ये ज़िवेन ने ग्लेज्ड इंपीरियल एल्डर की लाश को पकड़ लिया और उसे विस्फोट कर दिया। ये शुद्धतम रक्त सार में बदल गया और इसे विश्व वृक्ष में डाल दिया। विश्व वृक्ष के फल ने विश्व वृक्ष पर इतना सार रक्त अवशोषित कर लिया था कि यह अंततः परिपक्व हो गया था। ये ज़िवेन ने विश्व वृक्ष को फिर से एक शिखर विशेषज्ञ के रक्त सार के साथ सींचा, और फिर विश्व वृक्ष भी आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा था। इसलिए इसके द्वारा उत्पादित विश्व वृक्ष फल का परिपक्व होना कठिन होता जा रहा था। हालांकि एक बार जब ये परिपक्व हो गया तो इसका प्रभाव कल्पना से कहीं परे था। उसने स्वर्ग तावीज अमर को देखा। हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल के सामने एक आकृति को उसके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। मून सिटी लॉर्ड के अलावा और कौन हो सकता है? मून सिटी लॉर्ड सिर्फ ग्लेज्ड इंपीरियल एल्डर को बचाना चाहता था, लेकिन हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल ने उसे रोक दिया था। इस समय उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। अंत में उन्होंने फिर भी हस्तक्षेप किया। हालांकि भले ही उसने हस्तक्षेप किया, फिर भी वह ग्लेज्ड इंपीरियल एल्डर को नहीं बचा सका। ये बड़ी शर्म की बात थी। इसी तरह उसके दिल में संकट की भावना अचानक फूट पड़ी। पिछली बार जब वे लड़े थे, उसकी तुलना में ये ज़िवेन कई गुना अधिक मजबूत थी। उसने कुछ ही समय में ग्लेज्ड इंपीरियल एल्डर को मार डाला। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह वास्तव में उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह अपने स्तर के विशेषज्ञों को धमकी दे सकता था। वह बेहद भावुक था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन की वृद्धि इतनी तेज होगी। जब उसने पहली बार ये ज़िवेन के बारे में सुना तो वह कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ एक कनिष्ठ था जिसने भाग्य से स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश किया था। उस समय ये ज़िवेन को मारना उसके लिए एक साधारण बात थी। हालांकि यह उस बिंदु तक विकसित हो गया था जहां उसने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को इकट्ठा किया था, लेकिन उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वह ये ज़िवेन को मार सकता है। ग्लेज्ड इंपीरियल एल्डर को बचाने का कारण उनके अच्छे संबंध नहीं थे। ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि इसके विशेषज्ञों से निपटना आसान नहीं था। स्तर एक और व्यक्ति का मतलब ये ज़िवेन को मारने की एक और उम्मीद थी। एक कम व्यक्ति का मतलब एक कम आशा है। उसके पास कार्रवाई करने और उन्हें बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन लोगों में ये ज़िवेन के प्रति उसकी हत्या का इरादा सबसे भारी था। इसलिए अन्य लोग कई चीजों को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन वह नहीं कर सका। ये ज़िवेन महसूस कर सकता था कि ग्लेज्ड इंपीरियल एल्डर और मून सिटी लॉर्ड ने उसे बाएं और दाएं से घेर लिया था। जाहिर है वे उससे भागने से रोक रहे थे। हालांकि उनका हमला करने की पहल करने का इरादा नहीं था। हर कोई स्पष्ट था कि ये ज़िवेन ने ऐसी अद्भुत युद्ध शक्ति के लिए सर्वोच्च पैतृक प्रतीक पर भरोसा किया था। सबसे सुरक्षित तरीका अपनी मौत का इंतजार करना था। क्यों? क्या अभी भी ऐसे लोग हैं जो बाहर आने को तैयार नहीं है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें एक एक करके मार डालूंगा? ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। जैसे ही वह बोलना समाप्त होने पर लाल सर्प दानव बुजुर्ग पहले ही प्रकट हो चुका था। थोड़ी देर बाद विनाशकारी पत्थर के बुजुर्ग ने भी खुद को प्रकट किया। कितना बड़ा कदम है! ये ज़िवेन ने चंद्रमा शहर के सिटी लॉर्ड की दिशा में देखा। ये सचमुच एक बड़ा कदम था। इस छोटी सी अवधि में शैडो एविल सीनियर, जिसे ये ज़िवेन ने मार डाला था, और दानव आदरणीय लुओ होऊ, जिसे मध्य स्वर्गीय आदरणीय द्वारा दबा दिया गया था, जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। कुल मिलाकर 7 थे पैरागॉन शिखर विशेषज्ञ जिनका आमतौर पर मिलना मुश्किल था। अब वे सभी वास्तव में प्रकट हो गए थे और उनका उद्देश्य केवल उसे घेरना और मारना था। इस तरह की एक लाइनअप मध्य स्वर्गीय मास्टर जैसे सर्वोच्च गुरु को घेरने और मारने के लिए पर्याप्त थी। उसे घेरने और मारने की तो बात ही दूर थी। भले ही उन्हें मून सिटी पर एक और हमला करना पड़े, ऐसी लाइनअप पर्याप्त होगी। उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। वह नहीं जानता था कि इन लोगों को आमंत्रित करने के लिए मून सिटी लॉर्ड ने कितना भुगतान किया था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि मून सिटी लॉर्ड के मन में उसके प्रति असीम नफरत थी। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये सामान्य था।
ये जीवेन ने मून सिटी लॉर्ड के प्रिय बेटे को मार डाला था, उसके सबसे वफादार अधीनस्थ को मार डाला था, और यहाँ तक कि मून सिटी लॉर्ड का पद भी खो दिया था, जो उसके कारण अनगिनत वर्षों से उसके पास था। ये कहा जा सकता है कि उसने रातों रात सब कुछ खो दिया था। उसे सभी ने त्याग दिया था, और ये जीवेन, जिसने ये सब किया था, स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक कांटा था। यदि ये जीवेन के लिए नहीं, तो चीजें इस बिंदु तक विकसित नहीं होती। ऐसा कहा जा सकता है कि यह सब ये जीवेन के कारण हुआ था। निस्संदेह इसका कारण अभी भी स्वयं मून सिटी लॉर्ड ही थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उस समय उसे ये जीवेन की कोई परवाह नहीं थी। वह प्रतिष्ठित मून सिटी लॉर्ड ने ये जीवेन को शादी का प्रस्ताव दिया, क्योंकि वह ये जीवेन और उसके मालिक के बारे में बहुत सोचता था। लेकिन अंत में ये व्यक्ति, जिसके बारे में उसने कभी भी बहुत अच्छा नहीं सोचा था, अंततः उस ताकत के पतन का कारण बना जिसके लिए उसने निर्माण किया था। अनगिनत वर्ष भले ही मुख्य शक्ति वास्तव में मध्य स्वर्गीय मास्टर थे। ये जीवेन के शब्दों को सुनने के बाद स्वर्गीय मास्टर्स ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सच था। ये वास्तव में भयानक था। 7 पीक सुप्रीम मास्टर्स थे, और उनमें दानव आदरणीय लुओ हो जैसी एक भयानक आकृति भी थी। इस तरह की लाइनअप का इस्तेमाल ये जीवेन को घेरने के लिए किया गया था। ये वास्तव में अभूतपूर्व था। मून सिटी के सिटी लॉर्ड को इस मार्शल संत को इस हद तक मजबूर करने से कितनी नफरत थी। जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूँ, यह इसके लायक है, मून सिटी लॉर्ड ने कहा। इस बार आपके बचने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आपने बिजली की गति से स्वर्गीय आदरणीय एजियोर ग्लेज को मार डाला है और शक्तिशाली लग रहे थे, इसने वास्तव में लंबे समय तक लड़ने में सक्षम नहीं होने की आपकी कमजोरी को उजागर किया। यदि आप दोषी नहीं थे, आप ऐसा क्यों करेंगे? ये जीवेन ने उन्हें जो झटका दिया, उसके बाद उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत समझ गए कि ये जीवेन की स्थिति आशावादी से बहुत दूर थी। ये भी कहा जा सकता है कि यह बेहद बुरा था। उनमें अभी भी इतना आत्मविश्वास था। आप लोग वास्तव में बहुत आश्वस्त हैं। ये जीवेन मैन यूनिफिकेशन एज वन की स्थिति से हट गए। तभी उसके शरीर के भीतर से एक फीनिक्स चीख गूंज उठी। ये फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक की जादुई शक्ति थी और उनके शरीर पर मौजूद अनगिनत घाव ठीक होने लगे। मैं वास्तव में लंबे समय तक लड़ने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इसमें क्यों कूदूंगा? जाल, जबकि मैं जानता था कि यह एक जाल था, ये जीवेन ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही वह बोला, वह सीधे आगे बढ़ गया और इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि ये जीवेन मानव एकीकरण की स्थिति में नहीं थे, ये जीवेन पर हमला किया। प्रतिवेदन इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।